हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा व्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे क्वेश्चन का जवाब देने वाला हूं और एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं जो इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और आप में से बहुत सारे लोग अपना फूड स्टॉल शुरू करना चाहते हैं, एक छोटा सा ठेला लगाना चाहते हैं अपने गांव से बाहर जाकर या अपने शहर से बाहर जाकर, अपने स्टेट से बाहर जाकर। अब आपके मन में डर रहता है, आपके मन में यह क्वेश्चन आता है कि मैं अपने स्टेट से बाहर जाकर, अपने सिटी से बाहर जाकर कैसे ठेला लगाऊंगा, क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। और अगर आपके मन में थोड़ा सा डर रहता है तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक आप देख लेना, क्योंकि मैं यहां पर ऑर्डिनरी बातें नहीं करने वाला हूं। मैं आपको यह बताने वाला हूं आज की वीडियो में कि मैंने जब अपना एक छोटा सा स्टॉल शुरू किया था पंजाब में, यूपी से आने के बाद क्या क्या स्टेप थे। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें बताऊंगा ताकि आप एक ओरिजिनल चीज समझ पाओ, जेन्युइनली ये बात समझ पाओ कि मैंने कैसे किया था और कोई और भी अगर करता है तो वो इसी तरीकों को फॉलो करके करता है। सो कंप्लीट डिटेल में आज का वीडियो होने वाला है। अगर आप कोई फूड स्टॉल शुरू करना चाहते हैं या कोई भी कार्ट या किसी भी तरीके का छोटा बिजनेस करना चाहते हैं अपनी सिटी, अपने गांव, अपने स्टेट से बाहर जाकर, सो आज का वीडियो आप शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आपको रियलिटी देखने को मिलेगी, रियलिटी समझने को मिलेगी। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स डायरेक्टली जंप टू द वीडियो। सो स्टेप पहला क्या था मेरा और लास्ट स्टेप क्या था वो आपको मैं बताऊं। उससे पहले मैं एक चीज बता दूं, जब भी आपको किसी भी सिटी में, किसी भी स्टेट में, किसी भी जगह पर जाकर अपना फूड स्टॉल शुरू करना होता है या कोई भी बिजनेस शुरू करना होता है, सो सबसे पहले आपको उस सिटी में जाना है और जाकर एक रूम रेंट पर लेना होता है। यही मेरा पहला स्टेप था। मैं कपूरथला में आया, कपूरथला में आकर मैंने एक रूम रेंट पर ले लिया। अब रूम रेंट पर लेने के बाद देखो, आप इतने दिन होटल में नहीं रह सकते क्योंकि आपको रिसर्च करनी पड़ती है बिजनेस की। सो आप एक अच्छा सा कमरा ढूंढ लो। कमरा रेंट पर लेने के बाद फिर आपको क्या करना है, आपको रोज सुबह निकल जाना है और मार्केट रिसर्च करनी है, जो कि मैंने किया। मैं रोज शाम को निकल जाता था, सुबह निकल जाता था, दोपहर को निकल जाता था और मार्केट की रिसर्च करता था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है जब आपको कोई फूड स्टॉल किसी भी सिटी में लगाना होता है, आपको यह पता करना होता है कि वहां पर उस सिटी में सबसे ज्यादा फूड स्टॉल्स किस एरिया में लगते हैं, किस लोकेलिटी में लगते हैं, कहां पर लगते हैं। तो ये सारी चीजें पता करने के बाद मैं रोज निकलता था और रिसर्च करता था। साथ ही में मैंने अपने एक फ्रेंड को भी बुला लिया और हम दोनों ने साथ में बिजनेस शुरू किया था। सो हम दोनों बिजनेस की रिसर्च करते थे, रोज जाना, शाम को मार्केट घूमना, मार्केट में नया नया फूड ट्राई करना, स्ट्रीट फूड सारा हमने ट्राई कर लिया था वहां पर। क्योंकि अगर आप इस चीज की रिसर्च कर लेते हो, आपको मार्केट के बारे में नॉलेज है, तो आपको आइडिया मिल जाता है कि आपको क्या बिजनेस शुरू करना है, आपको क्या फूड आइटम रखना है। सो ये सारी रिसर्च करने के बाद, और मैं आपको ये एडवाइस करूंगा, जिस भी सिटी, जिस भी स्टेट में जा रहे हैं, जहां पर फूड स्टॉल लगते हैं ना, आप उसी मार्केट में लगाओ। आप अकेले कहीं दूर जाकर मत लगा लो, क्योंकि आपको फिर कस्टमर नहीं मिलेंगे। अब अगर बहुत सारे स्टॉल्स लगते हैं, चौपाटी नाम की जगह होती है जहां पर ऑलरेडी बहुत सारे स्टॉल्स लगते हैं, सो आप देखो उन चौपाटी में, उस स्टॉल्स के मेले में कौन से ऐसे स्टॉल्स है, कौन से ऐसे फूड आइटम्स है जो नहीं बिक रहे, जिनको आप बेच सकते हो और अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, क्योंकि वहां पर बने बनाए कस्टमर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि वो एक मार्केट बना हुआ है और लोग वहां पर आ रहे हैं और फास्ट फूड को, स्ट्रीट फूड को ट्राई कर रहे हैं। तो शाम को अच्छी भीड़ होती है वहां पर, तो आपको ज्यादा कस्टमर को ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है डे वन से कि स्टार्टिंग के बाद हमें डे वन से अच्छी सेल कैसे मिलेगी, कस्टमर कैसे बढ़ेंगे, कस्टमर हम कैसे ढूंढेंगे, कस्टमर कैसे बनाएंगे। सो जिस जगह पर ऑलरेडी फूड स्टॉल्स चल रहे हैं वहां पर आपको कस्टमर ढूंढने नहीं जाना पड़ता। सो आप किसी भी सिटी में जाइए, टारगेट आपको वही जगह करनी है जहां पर स्टॉल्स लगते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप मार्केट रिसर्च करो। रिसर्च करने के बाद अब स्टॉल लगाएं कैसे। तो देखो, जो चौपाटी बनी होती है या जहां पर लोग स्टॉल्स लगा रहे हैं, वो उनकी खुद की जगह नहीं होती किसी की भी। वो या तो कोई किसी का बड़ा सा प्लॉट होगा जहां पर वो 8-10 ठेले लगवाता होगा और उनका रेंट जाता होगा, एक उसका कोई मालिक होगा। सो बाकी जो ठेले वाले हैं, कार्ट वाले हैं, उनसे बात करो, जो कि हमने करी। हमने 2-3 जगह फाइनल करी। अगर आप कपूरथला के आसपास रहते हैं या कपूरथला कभी आपने विजिट किया है, तो आपको मैं बता दूं, कपूरथला में एक जगजीत सिनेमा है और एक माल रोड है। देखो, कपूरथला बहुत छोटी सी सिटी है, वहां पर 2 ही जगह पर बिजनेस है, एक तो मॉल रोड में और दूसरा जगजीत सिनेमा के पास में भी स्टॉल्स लगते हैं। बट अगर आप बात करो, सबसे पहले नंबर पे आता है मॉल रोड, क्योंकि रोज शाम को लोग वहां पर निकलते हैं सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीट फूड को एंजॉय करने के लिए। तो अच्छी खासी भीड़ होती है, अच्छे खासे कस्टमर होते हैं जो कि पैसा खर्च करना चाहते हैं। तो हमने 2 जगह फाइनल करी, एक जगजीत सिनेमा और एक मॉल रोड। अब जगजीत सिनेमा में जब हमने बात करी सिनेमा के बाहर, तो वहां पर रेंट था 5000 रुपीज एक ठेला लगाने का। और जब हमने बात करी मॉल रोड में, तो मॉल रोड में जो रेंट चल रहा था एक स्टॉल लगाने का, वो था 8000 रुपए। अब यहां पर एक चीज आप समझो, मैं वहां पर अपने 3000 रुपए बचा सकता था, लेकिन वहां पर मुझे कस्टमर अच्छे देखने को नहीं मिलते, भीड़ इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलती। सो मैंने वो 3000 रुपए ज्यादा रेंट देना पसंद किया और मैंने 8000 रुपए देकर मॉल रोड में अपना स्टॉल लगाया। अब लगाने से पहले मैंने क्या करा, मैंने रिसर्च कर ली, फाइनल मैंने बात कर ली उस
चौपाटी के मालिक से, जो कि एक लेडीज थी, उनसे मैं घर पर जाकर बात कराया कि मेरे को इस तरीके से इतने तारीख से नेक्स्ट मंथ से मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा। तो अब देखो जब डिसीजन फाइनल होता है तो मैंने उनको एडवांस भी दे दिया और बाकी पेमेंट मैंने बोला जिस दिन मैं स्टॉल लगाऊंगा डे 1 में आपको पेमेंट करवा दूंगा। उसके बाद मैंने क्या करा, OLX पे जाकर रिसर्च करी, एक जो फूड कार्ट है वो स्टेनलेस स्टील का कोई फूड कार्ट मिल जाए। देखो जब मैं हमेशा आप लोगों से भी कहता हूं कि जब आप किसी बिजनेस को शुरू करने वाले हैं तो कम से कम इन्वेस्ट करो, और जैसे जैसे उसी बिजनेस से रेवेन्यू आए, प्रॉफिट आए, तो उसका पैसा उसी बिजनेस पे लगाकर आप आगे बढ़ते जाओ। कोई बिजनेस छोटा नहीं होता। मैं हमेशा कहता हूं, मैं मैकडॉनल्ड्स में जॉब भी करी थी, लर्निंग के लिए सीखा मैंने, बर्गर्स बनाना मुझे बहुत अच्छे से आता था, और हम लोग यही डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि खुद से करें या शेफ रखें। इसलिए हमने बहुत रिसर्च करी एंड फाइनली फिर हमने OLX पे कार्ट को पसंद किया। कार्ट पसंद करने के बाद वो लुधियाना में जाकर, कोई 150 किलोमीटर के आसपास था लुधियाना, वहां पर हमें एक कार्ट पसंद आया, क्योंकि कपूरथला जलंधर में भी मिल रहे थे, बट वो पतले वाले एल्युमिनियम के बेकार वाले स्टॉल्स थे जो कि मैं नहीं लेना चाहता। मुझे एक स्टैंडर्ड का स्टॉल चाहिए था, एक कार्ट चाहिए था। तो लुधियाना जाकर मैंने छोटा हाथी बुक कर फिर मैं लेकर आया उसको, और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम शेफ रखेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें मार्केट समझना है और हमें A1 टेस्ट देना है। सो फिर हमारी जानने में एक फ्रेंड था हमारा बरेली में, जो फास्ट फूड का काम ऑलरेडी करता था, फिर उसने बंद कर दिया। सो हमने उससे बात करी और उसको हम ले आए, और हमने 15,000 रुपए सैलरी हमारी तय हुई थी और रहना खाना हमारी तरफ से था। अब ये कुछ लोगों को ज्यादा लग सकते हैं, बट मैं यहां पर आपको बता दूं, आप किस क्वालिटी का शेफ रख रहे हैं, कहां पर उसने काम किया, कितने सालों का उसका एक्सपीरियंस और कितना तेज वो काम करता है, इस चीज पे वो चीज डिपेंड करती है कि सैलरी वो कितनी ले रहा है। तो हमें उस लड़के का काम पता था, उसका टेस्ट एक नंबर का था, और जब हमने कपूरथला में स्टार्ट किया, हंग्री वर्ल्ड के नाम से था। अगर कपूरथला कोई देख रहा है तो मॉल रोड में ऑक्टेव के शोरूम के बाहर, अब मैं इसलिए ये चीजें बता रहा हूं ताकि आपको रियलिटी पता चले, ऑक्टेव के शोरूम के बाहर हम लोग लगाते थे अपना फूड स्टॉल, जहां पर बहुत भीड़ आती थी। मैं आपको पुरानी वीडियो में बता चुका हूं, पर डे की सेल मेरी 8,000, 9,000, 10,000 इतनी होती थी। डे 1 की जो सेल थी मेरी, वो थी अराउंड 2,300 रुपीज, 2,300 रुपए मैंने कमाए थे डे 1 में, मुझे अच्छे से याद है। डे 2 वाले दिन मेरी सेल थी 3,800 के आसपास, और डे 3 के बाद मेरी सेल 5,000 क्रॉस कर गई थी, और उसके बाद विद इन अ मंथ मेरी सेल 8,000, 7,000, 8,000, 9,000 चल रही थी, जिसको कि 10,000 क्रॉस करने के लिए मैंने डोसा भी शुरू किया था। अब एक वीडियो में मेरे भाई ने पूछा था कि आप फास्ट फूड में क्या रखते थे, तो भाई फास्ट फूड में मेरे पास बहुत वाइड रेंज थी। मोमोज थे, वेज, नॉन वेज, सॉरी वेज में थे, वेज मोमोज, पनीर मोमोज, इसके अलावा तंदूरी मोमोज, स्टीम मोमोज, फ्राइड मोमोज, ये तो मोमोज की रेंज थी। इसके अलावा मेरे पास हनी चिली पोटैटोज थे, चिली पोटैटोज थे, इसके अलावा मेरे पास मंचूरियन था, बुलेट्स थे, फ्रेंच फ्राइज थे, और भी बहुत सारी रेंज थी, बर्गर्स थे। तो ये सारी चीजें थी, पास्ता था, नूडल्स थी, मैक्रोनी थी, मतलब हर एक चीज मैंने रखी हुई थी। और इसके अलावा भी कुछ एक चीजें, चॉकलेट मोमोज मैंने क्रिसमस वाले दिन लॉन्च किए थे। तो ऐसे इस तरीके से मैं चीजों को बढ़ा रहा था, और कुछ लिमिटेड टाइम के लिए भी मैं कुछ प्रोडक्ट्स को लॉन्च करता था, और जब अच्छा रिस्पांस आता था फिर उनको मैं परमानेंट मेन्यू में ऐड कर देता था। इस तरीके से मैंने स्टार्ट किया था, और जो शेफ था उसका काम बहुत बढ़िया था, लेकिन हमें उम्मीद से ज्यादा भीड़ देखने को मिली, इसलिए हमें शेफ के साथ एक हेल्पर भी रखना पड़ा, जिसकी सैलरी 12,000 थी, और साथ ही में मुझे एक लड़का रखना पड़ा जो तंदूरी मोमोज को ग्रिल करता था, तो उसको मैं 3,000 रुपए देता था पर मंथ। सो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि जो लोग ये कहते हैं ना कि यार इतनी सैलरी देने के बाद भी क्या हम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, या हमें बचत होगी या नहीं होगी, तो मैं आपको बता दूं कि मुझे बचत होती थी, अच्छा खासा कमाई होती थी, बट पजल इसलिए होता था मैं, क्योंकि मेरे को सारा सामान, रॉ मटेरियल सब कुछ बाय करके लाना पड़ता था, सुबह मंडी जाना पड़ता था। तो ये सारी चीजें थी, और कोई भी काम आसान नहीं होता, चाहे आप छोटा सा स्टॉल खोलो, चाहे आप बहुत बड़ा कैफे खोलो, या बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोलो, मेहनत, हार्डवर्क, डेडिकेशन बहुत जरूरी है इसमें। तो कभी भी ये मत सोचना कि छोटा सा ठेला खोल रहा हूं तो मेरे को काम कम करना पड़ेगा, काम बहुत होता है। एंड लिटरली मैंने अपना 100% दिया था, इसलिए इतनी अच्छी सेल, इतना अच्छा कस्टमर रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा था। एंड बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है आपके वे ऑफ टॉकिंग पे। तो जब कस्टमर आते थे, हम उनसे पर्सनली इंटरेक्ट करते थे, बात करते थे उनसे, एंड वो प्लीजेंट एनवायरमेंट देते थे। हम कभी भी उनको ये फील नहीं आता था कि वो एक स्टॉल में खड़े हैं, रोड किनारे खड़े हैं। तो कस्टमर हमें एडवाइस भी करके जाते थे कि आप एक बोन फायर लगा लो, क्योंकि दिसंबर का टाइम चल रहा था। सो इस तरीके से धीरे धीरे काम चला है हमारा। तो अगर आप भी करना चाहते हो अपनी सिटी के बाहर जाकर, या अपने स्टेट को चेंज कर कर, तो आपको बस सबसे पहला स्टेप करना है, रूम रेंट पर ले लेना है, और पूरी मार्केट की रिसर्च करनी है। जहां पर स्टॉल्स लगते हैं उसी मार्केट में जाना है, और वहीं पर रेंट देकर अपने स्टॉल को लगाना है। फिर आप चाहे खुद करिए, चाहे आप शेफ को रखिए, आप आराम से कर लेंगे। 2 ही लाइसेंस आपको लेने पड़ते हैं, एक FSSAI जो कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का लाइसेंस होता है, आप कोई भी फूड बिजनेस करते हैं आपको ये लेना पड़ता है, और दूसरा होता है नगर निगम से परमिशन, जो कि हमें नहीं मिल पाई थी। मैं आपको बता रहा हूं, आज हम लोग गए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस में, हमने बोला कि भैया फूड स्टॉल लगाना है, हमें परमिशन चाहिए। उन्होंने बोला भाई फूड डिपार्टमेंट उस तरफ है, उनसे जाके बात कर लो। हम गए, बात करी, उन्होंने बोला भैया अभी
मॉल रोड में बहुत ज्यादा फूड स्टॉल्स हो गए, इसलिए होल्ड कर रखा है, अभी हम परमिशन किसी को नहीं दे रहे हैं। तो हम निराश हुए, हम बाहर आए और हमने सोचा कि यार क्या करें अब। तो हमने फाइनल डिसीजन लिया कि जब प्रॉब्लम आएगी तब उसको हैंडल कर लेंगे, अभी फिलहाल स्टार्ट करते। तो जो लोग ये सोचते हैं परमिशन नहीं मिली, काम नहीं करेंगे, ऐसा वैसा, तो मैं आपको कह रहा हूं कि आप अगर किसी की प्रॉपर्टी पे लगा रहे हो ना, तो फिर आप कर सकते हो। अगर आप गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे लगा रहे हो, नगर निगम की प्रॉपर्टी पे लगा, तो फिर वहां पर दिक्कत आती है। सो आप अगर रेंटेड प्रॉपर्टी पे किसी के प्लॉट पे लगा रहे हो फूड स्टॉल, तो ज्यादा आपको कोई तंग नहीं करता है। सो इसीलिए आप रेंटेड प्रॉपर्टी पर रेंट दो और आराम के साथ में फ्री माइंड होकर काम करो। और जिन लोगों के मन में ये होता है ना कि जो लोग स्टॉल लगा रहे हैं वो मुझे तंग करेंगे, परेशान करेंगे, लड़ाई करेंगे, ऐसा नहीं होता। आपने देखा होगा पंजाब में भी, यूपी बिहार के लोग स्टॉल्स लगा रहे हैं और अच्छा खासा काम कर रहे हैं। आपको बस किसी से बदतमीजी नहीं करनी है, किसी से आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने, किसी से लड़ाई नहीं करनी है। आपको लोकल से पंगा लेना ही नहीं यार, क्यों लेना है। और वैसे भी कोई फालतू में परेशान नहीं करता, सब अप्रिशिएट करते हैं अच्छे लोग को, मेहनती लोगों को काम करने में। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम करो, काम करने में कोई शर्म नहीं है। बस एक ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप यंग हो, बहुत गुस्से वाले हो, एरोगेंट नेचर है आपका, आपको छोटी छोटी बात पे बहुत गुस्सा आता है, तो ये धंधा करने से पहले, रोड पे उतरने से पहले आप इस चीज को प्लीज कंट्रोल करने लो, वरना आपको प्रॉब्लम आएगी। और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आप जा रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं, आपको अपना गुस्सा, एरोगेंट कम करना ही पड़ता है। और नहीं भी आप करोगे तो स्टार्ट करने के बाद धीरे धीरे आपको कम अपने आप हो जाएगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आपको बिजनेस आपकी वे ऑफ टॉकिंग से, अच्छे आचरण, नेचर से ही मिल रहा है। सो इसलिए इस तरीके से आप काम करो। सो मैं हमेशा आपको कहता हूं कम से शुरू करना है तो OLX पे चेक करो, जो जो बिजनेस की चीजें हैं वो OLX पे देख लो। और उसके बाद हमने क्या करा था, हमने शेफ को लेकर आए और जो रॉ मटेरियल होता है वो सारी चीजें हमने शेफ के साथ जाकर खरीदी। हमने मेन्यू डिसाइड करा। एक्चुअल में क्या है, हमने मेन्यू पहले ही प्रिपेयर कर लेते कि हमें क्या क्या रखना है, एंड शेफ के आने के बाद मेन्यू में हमने और चीजें इंक्रीज करी, क्योंकि हमने शेफ से पूछा कि तेरे को क्या क्या आता है बनाना, तो उसने बताया भाई मैं ये बना लेता हूं, मैं ये बना लेता हूं। लेकिन यहां पर कुछ शेफ ऐसे होते हैं जो बोलेंगे कि यार अगर मैं इनको बताऊंगा तो ये मेन्यू बढ़ाएंगे, बट हमारा शेफ ऐसा था जो बहुत अच्छा था, क्योंकि हम उसको बहुत अच्छे से रखते थे। तो उसने चीजें हमें बताई कि भैया मैं डोसा भी बना सकता हूं, तो हम डोसा भी रख लेते हैं, मैं पाव भाजी भी बना लेता हूं, पाव भाजी भी रख सकते हैं, बट हमने डोसा स्टार्ट किया था। तो इस तरीके से काम चलता है। बट आप बस एकजुट होकर काम करो, मिलकर काम करो। अगर आप अकेले डरते हो तो किसी अच्छे दोस्त को साथ में ले जाओ, अलग सिटी में जाओ, बैठो, रूम लो और अपना काम की तैयारी करो। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप, ताकि आप मेरी मेहनत को सफल कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली प्रॉफिटेबल बिजनेस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।